बच्चों आपको एक चीज जरूर हम बताना चाहेंगे कि यहां से लेकर के आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, सबके शॉर्ट ट्रिक्स देने वाले हैं, यूं याद होगा। और प्लस 89 का वो फॉर्मूला कौन सा है वो भी हम आपको याद करवाएंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। वो 89 का फॉर्मूला भी आपके लिए रखे हैं, प्लस 89 अगर आप केंद्र सरकार से राज्य सरकार के सेम पोस्ट का वो फॉर्मूला निकालना चाहोगे यूं आपके सामने निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश वाले हैं, तो थोड़ा साइड हम आ जाते हैं। सुजीत कुमार ने गुड इवनिंग कहा है, बहुत बढ़िया। आपके लिए चूंकि ये मैं आसान करूंगा, कोई भी एग्जाम होगा ना उसमें आपसे बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा हमें सपोर्ट करना है। चलो बच्चों आते हैं, यहां देखते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट में आपके लिए। पहला आपका अनुच्छेद है 1 या आर्टिकल 1, इसकी हम बात करें तो ये किसके बारे में है बताइए जरा, किसके बारे में है? आर्टिकल 1 ये किसके बारे में है? गुड इवनिंग। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हमारे संघ का नाम क्या है? भारत, इंडिया। इंडिया नाम है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई बता दे हमें क्यों कहा जाता है भाई इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ होता तो ये नहीं होता। तो संघ का नाम और उसका क्षेत्र ये कहीं तो वर्णन है आपके लिए, बताइए कहां पे वर्णन है? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 1 में। क्लियर? ये अनुच्छेद 1 का आपको मैं बता रहा हूं, ये हिंदी वाले पार्ट पे आप फोकस रखिएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले पार्ट पे फोकस रखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, इस पे ध्यान रखिए। दूसरा है अनुच्छेद 2। हेलो सर, रहते का संघ है यूनियन एंड टेरिटरी, इसका अलग अलग नहीं किया जा सकता। यस, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहते हैं। अगर आप इसे ठीक से पढ़ोगे पॉलिटी में तो इनडिस्ट्रक्टिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है? इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दूसरा जो है वो है नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य का गठन, ये दोनों चीजों में अंतर रखना है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं दोनों को क्लैरिटी के साथ समझना है। गुड इवनिंग एवरीवन। सुजीत, यस वेरी गुड, सारा रिवीजन कर डालो अभी के अभी। दूसरा है अगर आप बाहरी क्षेत्र से कहीं से भी नया राज्य ऐड करते हो तो आपका नया राज्य में प्रवेश आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? सभी लोगों ने सेशन लाइक कर दिया है क्या? देखो ये सेशन हमारा 4 बजे वाला पहले भी चलता था, आगे भी चलेगा जब तक दुनिया ये रहेगी। समझ में आ रहा है ना? सो लाइक कर देना इसको फटाफट से। चलो बच्चों, सो नए राज्य का स्थापना जो बाहर से आ रहा है, ये दोनों में ट्रिक देखो कैसे काम करता है। जो बाहरी स्टेट है, जैसे गोवा था, गोवा हमारे पास नहीं था, इसे पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, तो हमने उनको उनसे लिया, तो इसको कहेंगे आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन अगर हमारे अपने ही राज्य में, मतलब अपने ही स्टेट में कोई राज्य हो, अपने स्टेट मतलब नेशनल की बात करोगे आप, कोई राज्य का नाम बदलना हो, एरिया बदलना हो, ठीक है। इस केंद्र के अलग अलग राज्य, भाई कितने स्टेट और कितने यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जल्दी बताओ हमें करंट में। बताइए जरा। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अगर हम देखेंगे तो ये यहां पे आपको आर्टिकल 2 में दिख जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक रूप से, जैसे बिहार झारखंड से अलग हुआ, यूपी से कौन सा अलग हुआ, उत्तराखंड या उत्तरांचल अलग हुआ जिसकी राजधानी देहरादून है, तो उसके लिए आर्टिकल 3 यूज होगा। अगर इनके नाम में परिवर्तन करना हो तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा, जल्दी से बताओ। अगर नाम में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 यूज होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे आपको हम दिखाना चाहेंगे जो आपको याद कर लेना है, आपको हम ऊपर ले जाकर के दिखाएंगे जरूर। संविधान 5 आर्टिकल 5, हिंदी वाले बच्चों को ही हम अभी देख रहे हैं, इंग्लिश वाला कोई बच्चा होगा, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड
प्लीज लेट मी नो, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से 11 तक दी गई है। आपके एग्जाम के लिए इतना ही काम का है, 5 से 11। अगर आएगा भी नागरिकता से तो वो आप यहां से कर दोगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो, एक यहां से ट्रिक स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 और 36 ये दो अनुच्छेद है या आर्टिकल है, इन दोनों को अगर आप समझोगे तो ये क्या है, बहुत बढ़िया ज्योति एंड सुजीत, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन से पढ़ाई होती है ना तो मुझे भी मजा आता है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 13 से तो मौलिक अधिकार शुरू है, यूं ट्रिक आएगा ना, ट्रिक से यूं याद करोगे, अभी दुको आप। 12 और 36 राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा, एकदम रट डालो। 13 आ जाओ, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के ह्रास के साथ असंगत कानून। देखो, आपने सुना होगा कि कभी कोई आलतू फालतू कानून सरकार या कोई भी पास कर देती है तो उसको क्या करता है, कचहरी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको निरस्त कर देता है। किस आर्टिकल के तहत? क्योंकि वो भाई फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में बैठ नहीं रहा है, अब वो इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट में बैठ नहीं रहा है, खत्म कर देगा, ठीक है, इसलिए आपको वो हटा देता है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों है। देखो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यूं अभी ट्रिक से याद होगा, देखना आपको हम अभी बताता हूं। सो आर्टिकल 14 शुरू करो, 14 से 18 तक आपको इक्वालिटी का ये आर्टिकल है। यूं फटाक से देखो, कानून के सख्त समक्ष समानता, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष आप समान हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आपके लिए कानून का जो प्रोटेक्शन है वो सबके लिए समान है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक यूएस से आया है, एक ब्रिटेन से आया है। उतना डिटेल में आपको शायद नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आपने देख लिया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर, मान लीजिए आपका जन्म बंगाल है, मेरा बिहार है, तो लोग कहते हैं ना बिहारी, तो वो भेदभाव फैला रहे हैं। वो इसके खिलाफ जब केस होता है ना तो आप देखते हो बहुत पछताना पड़ता है। लोग जाति के आधार पे एक दूसरे से बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, मूर्ख हैं लोग एक नंबर के। क्योंकि जब तक ये आप करोगे आप मूर्ख की कैटेगरी में ही आओगे, ठीक है। सो आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसीलिए जब भी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करे तो आप इसके आधार पर कचहरी जा सकते हो, है ना। आर्टिकल 16, अच्छा, कोर्ट में केसेस होते हैं, वो इन्हीं सब आर्टिकल्स का जो दोषी होता है उसी के खिलाफ केस होते हैं ना, आपको याद होगा। ज्योति सुजीत बताइए। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, तो पहले क्या किया जाएगा, आपको कानून के समक्ष समान किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पे जो भेदभाव होता है उसका निषेध किया जाएगा। पहले क्या किया जाए, कानून के समक्ष, भाई कानून के सामने बराबर हो। उसके बाद आपसे जन्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पे भेदभाव खत्म किया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता आपको दी जाएगी। सार्वजनिक रोजगार समझ रहे हो आप, मतलब पब्लिक जो सर्विस है या पब्लिक की नौकरियां हैं उसमें रोजगार में सभी को समान अवसर है, ऐसा नहीं है। आप देखते हो ना रिजर्वेशन, ये यहीं से निकल के आया है। प्राइमरी तौर पे अगर 15 और 16 की बात करें तो 16-4 में जो आप जॉब देखते हो उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आती है, वो इसी का देन है। 16-4 का याद करते चलो। 17 अस्पृश्यता, 17 क्या है, 17 खतरा। अगर आप किसी को छुआछूत का बढ़ावा दोगे, आप अनटचेबिलिटी का, उसको बोलोगे तुमको हम नहीं छू सकते हैं, तो आप अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हो और आप जाओगे जेल बहुत लंबे में। 18 उपाधियों का उन्मूलन, आप ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगा सकते हो। ये 14 से 18 तक है। बड़ी बड़ी उपाधियों में क्या आता है, राय बहादुर, राजा बहादुर, बहादुर खान, ये सब ना बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आलबी ताज ने लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड। अनुच्छेद 17 और 18 ये एक साथ आपको याद हो जाएगा। 14 से 18 में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। बताओ 14 से 18 में सब इक्वालिटी क्या है। 19, 20, 21, 22 एक साथ हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये 19 से 22 इसमें भी जो आर्टिकल है वो एक साथ यूज होंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है आपको, ठीक है। आप जिसको भी चाहो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक देगा, लेकिन उसमें
अलग अलग कैटेगरीज है। आप किसी को हर्ट करके नहीं बोल, मतलब आप बोल रहे हो लेकिन किसी को कोई कम्युनिटी हर्ट कर गई तो ऐसा भी नहीं बोलना है। हाँ, आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति, विचार या अभिव्यक्ति की आजादी है। नंद मुकुंद उपाध्याय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़ी दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अनुच्छेद 20 जो है अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। देखो 20 और 22 को याद करने का ट्रिक ना अभी दिमाग में सेट कर लो, मैं अभी पूछूंगा अभी बताना है। 20 जो अपराधी है ना, जिसका दोष सिद्ध हो गया है, मान लो उस मर्डरर है, उसने मर्डर किया है, उसका दोष सिद्ध हो गया है, उसको भी कुछ ना कुछ राइट्स है ना भाई, उसको जीने दोगे, जेल ही में जिएगा लेकिन जिएगा, वो मर के ही जिए लेकिन जिए। लेकिन अनुच्छेद 22 जो है कुछ वर्गों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। आपको एक चीज यहां ध्यान रखना है, अनुच्छेद 22 जो है कुछ वर्ग क्या होता है, कुछ टाइप के कामों में गिरफ्तारी और अगर निरोध हो रहा है, यानी आपका विरोध हो रहा है, आपको कैप्चर किया गया है पुलिस के द्वारा, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहां पे भी आपके कुछ राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस सूखे सूखे, कहावत है ना, सूखे सूखे ना आई। 20 में अगर आप दोषी हो तब, 22 में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन या अरेस्ट किया जाता है। तो आपको पहले बताया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वर्ड यूज किया मैंने, डिटेंशन, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये जरूरी है। डिटेंशन का मतलब होता है भाई आप क्राइम कोई करोगे उसके पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो 20 और 22 यूं याद हुआ कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। है ना, तो 20 दोषी और 22 जो यूं ही गिरफ्तारी होगी, उसमें आपको वारंट दिखाना होगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे मान लो कहीं बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह आने वाले हैं, उनको पुलिस को पता चल जाता है कि कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तो वहां पे क्या करती है पुलिस, उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन कर लेती है। कब तक, जब तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं तब तक वो डिटेन हो जाते हैं। याद हो जाएगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है? सभी लोगों ने लाइक भी किया है सेशन, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो बहुत अच्छा लाइक मिल रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पटना लॉ कॉलेज हो या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लैट, BA, LLB, सबके लिए ये काम आने वाला है। अब 20-22 तो हो गया। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो भाई, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको स्वच्छ हवा का अधिकार है, पानी का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। आपको मालूम है अगर आपके जिले में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बिना वजह, तो भूख से, तो उसके लिए DM तक को तलब किया जा सकता है। आपको ये लगता होगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर ठंडी के दिनों में ठंडी से लोग मरने लगते हैं तो आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलाव आग जलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सबके शरण की व्यवस्था को चेक करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो यही है अनुच्छेद 21। इसमें बहुत रेंज है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अलविताज, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये जवाब सुन करके। ठीक है, सो आपको 21 याद रखना है। क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। देखो शिक्षा जो था ना, हमारे देश में सबसे बड़ी जो ब्लंडर हुई है वो ये हुआ है कि हम लोग जब आजाद हुए ना, तो हमें पढ़ाने के लिए कोई किसी, ना सरकार का ना किसी नेता का, किसी का कोई जोर नहीं था। ये सबसे बड़ा विस्फोट हो गया हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होते तो आज जो भी समस्याएं आपको जो भी दिख रही हैं वो समस्याएं खत्म हो जाती। कंपलसरी रीडिंग, कंपलसरी अगर हम कहें एनरोलमेंट इन स्कूल्स अगर हो गया होता तो ये हमारा खत्म हो गया होता। ठीक है, अभी भी देखो ये आपके अधिकार में है, लेकिन आप सुनते हो ना बिहार में अभी मतलब पढ़ाई को लेकर के बड़ी कड़ाई हो गई है, तो भी गार्जियन कहते हैं कि अरे छोड़िए ना सर उसको, मैं सुनता हूँ बकरी चराने जाना है इसलिए छोड़ दीजिए, स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। सरकार पढ़ाने में लगी हुई है। पहले दो युग आया है दो नेताओं का, जिन्होंने क्या किया है, शिक्षा को खराब किया है, खत्म कर दिया। खराब तो मैं कहना मतलब थोड़ा कम पावरफुल होगा। तो अब ये शिक्षा का अधिकार 21A में है। समझ में आ रहा है ना, याद हो रहा है अच्छे से? 22 तो मैंने 20 और 22, 20 जो दोषी है, 22 जिसको गिरफ्तार करना है, अरेस्ट या डिटेंशन। 23 और 24 बड़ा इजी है, एक झटके में याद हो जाता है। मुनीरा अहमद, वेरी गुड वेरी गुड। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बेगार पे प्रतिबंध। देखो पहले के जमाने में ये अक्सर होता था, खास करके मैंने बड़ी जातियों के बारे में आप अगर सुनोगे तो उन लोगों का था कि वो बेगारी बहुत करवाते थे,
मतलब खेतों में काम कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दिया, हो गया, उसकी कोई मजदूरी लिमिटेड नहीं थी। बाद में ये सरकार ने इस कानून के इस आर्टिकल के तहत बहुत इसको सख्ती किया, इस चीज को सख्त किया, और सख्त करने के बाद बेगारी पे प्रतिबंध लगा दिया। आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। लेबर कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। सुनिए ध्यान से, अपने अधिकार और ड्यूटीज को जरूर जानिएगा। लेबर कोड अवेलेबल है, लेबर ड्यूटीज होते हैं, जो अगर आप किसी को मजदूर को काम करवा के उसको उचित मेहनताना आपने नहीं दिया, ठीक है, उसको देख रेख नहीं किया, पीने की पानी नहीं दिया, अगर वो वहां चला गया तो लेनी का देनी पड़ जाएगा आपको, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन, मतलब बच्चों से काम नहीं करवाना, या करवाना भी है तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गया? 23-24 में किसी को कोई दिक्कत? यस और नो में जवाब दो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता क्या है? देखो, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अगर हम बात करें ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता की ये बात है। अनुच्छेद 25 जो है, 25, 26, 27 और 28, ये चारों आर्टिकल धर्म से रिलेटेड है। क्लियर है ये चीज? सो धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, आप में से सभी लोगों के लिए मैं बताता हूं, सभी लोग सुनना इस चीज को। सभी लोग चाहते हो कि उनका जो धर्म है वो माने, उसकी पूजा करें, उसके बाद उस जो भी देवता होंगे उनके फेवरेट देवताओं की मतलब वो पूजा करें, अर्चना करें, उनके लिए इबादत करें, और अगर अल्लाह हैं तो नमाज पढ़ें। ये अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि सबके अलग अलग रोड हो सकते हैं, पाथ जो है वो सिंगल ही, रोड अलग अलग हो सकते हैं, पाथ नहीं, मतलब एम, सबका एम क्या है? पूजा करना। सबका एम क्या है? इबादत करना, है ना। सो 25 से 28 इसी को डेडिकेटेड है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मुक्ति, पेशेवर अभ्यास और धर्म का प्रचार। थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी यहां पढ़ाऊंगा मैं। फ्रीडम ऑफ कंसायंस। कंसायंस क्या होता है? मतलब भगवान से अगर आपको रिश्ता जोड़ने का मन है ना, तो आप जोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? आपके अपने जैसे कहते हैं ना कि हर धर्म में ये हुआ है, जो भी बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, सुन रहे हो ना? जैसे आप सुनोगे जो पैगंबर साहब थे, उनको भी कुछ आवाजें सुनाई देती थी, कुछ गॉड के फरमान सुनाई देते थे, जिसको उन्होंने कुरान में नोट डाउन किया या करवाया। हर धर्म में ये कनेक्शन जो है ना, ये है, ठीक है। सूफी सिलसिला में भी आप देखोगे, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में तो खैर भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन की पूरी प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आपको आजादी देता है, आप आराम से धर्म की प्रोपेगेशन, कंसायंस, फ्री प्रोफेशन आप कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई आपको इस पे रोक नहीं लगा सकता है। अपवेक्स गेमर, बहुत बढ़िया, आप अपना नाम बताइए जरूर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको जैसे भी मन हो आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने देखा है ना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, आपने देखा कोई टोपी लगाता है, कोई दूसरे कलर की पगड़ी पहनता है, तो आपकी वो स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म को प्रचारित कर सकते हो, पेशेवर प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब सोचो, ये ट्रिक मैं दे रहा हूं, 25 अगर आपने कर लिया, धर्म को मानने लगे, पूजा पाठ जो भी करते हो करने लगे आप, उसके बाद अनुच्छेद 26 में क्या, अगर धार्मिक मामलों का प्रबंधन नहीं करोगे तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 25 कहता है कि भाई धर्म को मानो, प्रचार प्रसार करो, लेकिन 26 आपके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। प्रबंधन मतलब सिर्फ मानना नहीं है, आप उसका प्रबंधन भी कर सकते हो, सत्संग करवा सकते हो, आप वहां मीटिंग, कॉन्ग्रेगेशन करवा सकते हो, धार्मिक मंडली बुला करके, ठीक है ना, ये करवा सकते हो। अनुच्छेद 26 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। हमारे देश में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धर्म एक प्रचार उसका कर रहे हो, या कोई नया ही धर्म आपने बना लिया तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये नियम है हमारे संविधान में ही। समझ में आ गया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज की बात की गई है। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, सबा प्रवीण, वेरी गुड सर। BHU 3rd राउंड का कट ऑफ आना तो चाहिए भाई। 3rd राउंड में आप देख लो कहाँ नंबर कम हुआ है, आ तो गया है। रिलीजियस टैक्स फ्री, तो आपको यहाँ याद रखना है, पहले भाई धर्म को हम मानेंगे, दूसरे में उसका प्रबंधन करेंगे 26 में, 27 में
हमें टैक्स नहीं देना होगा, तभी तो प्रबंधन अच्छे से करेंगे। तो पहले प्रबंधन 26-27 टैक्स नहीं देंगे। 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। मान के चलते हैं, इसको समझने में बड़ी लोगों को दिक्कत होती है। कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान है और आपका रिलीजन दूसरा है, तो आपको वहां स्वतंत्रता है अटेंडेंस को लेकर के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मतलब घुमा फिरा के आप देखोगे तो बड़ी टफ लगता है बच्चों को, मैं बताता हूं। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, फ्रीडम है आपको अटेंडेंस का एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ गया आपको? 203 है। नंद मुकुंद उपाध्याय का BHU 203 है, मैंने दिखाया है, शायद आपने नहीं देखा, ग्रुप में मेरे तो भेजा हुआ है जी, कहाँ रह गए थे आप? चलो आज मैं वीडियो बना देता हूं उस पर। चलो भाई एकदम देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको एक पार्ट में होगा तो एक पार्ट में खत्म कर देंगे, दो पार्ट में होगा दो पार्ट में खत्म कर देंगे, लेकिन कर जरूर देंगे। +89 वाला फॉर्मूला याद रखना, एकदम बताएंगे। अनुच्छेद 29, 30, 31, 32, 33, 29, 30 क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रिजर्व करना आर्टिकल 29 में है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन उससे पहले हम लोगों का मेन जो हेड पॉइंट है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अब मान लो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं तो भाई उनके लिए शिक्षण संस्थानों की भी तो स्थापना करनी पड़ेगी, है ना? सभी लोग चलो लाइक दबा के करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 29-30 याद हो गया आपको। फिर आते हैं 32 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचार में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? आपको याद रखना है संवैधानिक उपचार आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको उपचार का पूरा प्रॉपर प्रोविजन हो। इसके लिए आप अगर ऊपर के किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? कहां कहां जाओगे? यस, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तो 30 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों में लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये बढ़िया है, संविधान की आत्मा है। यस, इट्स द, और क्या क्या इसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो संविधान का कोई फायदा ही नहीं होगा। रिड्रेसल, संविधान की ये आत्मा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये किसने कहा था? चलो एक चीज की जब बात हो रही है तो ये भी बताना कि ये संविधान की आत्मा है, कहा किसने था? चलो ये जरूर बताना। आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ का वर्णन करता है, कम बार पूछा गया है, टेंशन नहीं लेना है, जो पूछा जाएगा वो हम आपको बता देंगे। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक किसके बारे में क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 51 तक जो है, ये पेपर है आपका DPSP के बारे में। और एक चीज और, एक इसी में लॉ के एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछ के और इसका आंसर उन्होंने दे दिया था, तो NTA ये बदमाशी कर रही है, बच्चों को खुद इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है ना? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, इस भाग में निहित प्रिंसिपल का अनुच्छेद 37 आवेदन। अब देखो एक्चुअली क्या है कि 36 और 12 हमने पहले भी कहा है कि वो स्टेट की परिभाषा है, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था, BR अम्बेडकर ने ये बात कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर। अब यहां देखिएगा ध्यान से आप, DPSP आर्टिकल 36 जो है वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट, डिफिनीशन ऑफ स्टेट की बात करता है। ये आर्टिकल 36 के बारे में मैंने पहले भी कहा था, 12 और 36 ये आपको याद रखना है। एक ही साथ याद करोगे ना, आपका टाइम, रिसोर्स, समय, दिमाग सब बचेगा। अब देखो इसमें 37, 38, 39 ये आर्टिकल जो हैं इसमें इंट्रिंसिक रूप से काफ़ी सारे और भी प्रोविजंस हैं, ठीक है? मैं बताऊंगा। आर्टिकल 38 में सोशल ऑर्डर के लिए 5-6 पॉइंट्स हैं, वो सब आपके लिए मैं टैग कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है। क्योंकि
ट्रिक बताने हैं। देखो एप्लीकेशन, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स से अलग क्यों है। हमारे आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में वहां वीडियोस मिल जाएंगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम में इसका जिक्र किया गया था। किसमें? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर है ये चीज? तो ये 1935 का जो अधिनियम था, इसमें क्लियरली ये प्रोविजन किया गया था कि आप स्टेट कुछ मामले में जो नॉन जुडिशियल पावर्स होंगे वो उनके पास होंगे, वो आप अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो आप नहीं जा सकते हो कचहरी। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, बड़ी सभी के जीवन को टच करने वाला एग्जांपल है। आपने सुना होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी को 4-5 किलो अनाज मिलता है। कहने को 5 केजी होता है, लेकिन हमारा अंदाज है कि 4 किलो तो उसमें देता ही है, उससे ज़्यादा नहीं देता है, बट कोई नहीं। तो ये एक तरीके से वेलफेयर मेजर है। वृद्धा पेंशन, विकलांगों को कुछ वेतन भत्ता अगर हम दे रहे हैं तो वो पेंशन है। समझ रहे हो आप? सुन रहे हो आप ना? ये सब आपके वेतन भत्ते पेंशन ये राज्य देती है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमको चाहिए। वो राज्य के पास पब्लिक पर्स में पैसा है तो वो ये निर्देश दे सकती है। समझ में आ गया आपको? तो ये सब किसके अंदर में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। लेकिन सपोज दैट कोई स्टेट नहीं दे रहा है, कोई स्टेट दे रहा है। स्टेट की बात कर रहे हैं हम, नेशन की नहीं, देश की नहीं। स्टेट इन द सेंस मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश एक विशेष टाइप का पेंशन दे रहा है। वैसे लोग यहाँ भी हैं बिहार में, तो क्या बिहार के लोग उसका दावा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए आप रिड्रेसल के लिए नॉन जुडिशियल है। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड की स्पेलिंग, अच्छा चलो आपने ये तो कह दिया कि ये आयरलैंड लिया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक चीज, आयरलैंड ने इस चीज को कहां से लिया है? चलो ये भी है क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, बताओ जरा कमेंट करके, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ये बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, यानी बिल ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स से लिया गया है, कलेक्टेड है। एकदम टारगेटेड चीजों को पढ़ेंगे। 38 में जो है सोशल ऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर। सोशल ऑर्डर क्या होता है? सोशल ऑर्डर आप देखते हो ना, कई दफा क्या होता है, सोशल ऑर्डर हमारी जगह का खराब है, बहुत ही ज्यादा बकवास है। मतलब कोई अमीर है तो वो अब गरीबों का शोषण कर लेगा। तो ये चीज आपने सोशल ऑर्डर में सीखा है कि सोशल ऑर्डर हमें ठीक करना, और ये कहां पे है याद रखना, ये जो है ना सोशल ऑर्डर ठीक करना, ये आर्टिकल 38 में है। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मैं आता हूं 39 पे। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। देखो एक पॉलिसी गाइडलाइन है जो कि स्टेट को फॉलो करना है। सुन रहे हो आप लोग? वो फॉलो करना ही आते हैं हिंदी में बच्चे, नहीं तो हिंदी में परेशान हो जाएंगे बच्चे। देखो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए कहता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या कहता है? नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्यों के द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे बच्चे याद रखना, 39A समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में लाया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 और 44 अभी ही कंफ्यूजन दूर कर लो, सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। 40 है ग्राम पंचायत, जिसका सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी ने ये सपना देखा था, और बहुत अच्छा ये सपना था। अगर ऐसा हुआ होता भारत में तो क्या ही बात होती है। थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। अगर मान लो हमारा ग्राम पंचायत था, इसमें सभी बुजुर्ग लोग जो वोट दे सकते हैं मिलकर के ग्राम पंचायत को चुनते हैं, फिर ये जिला भर के पूरे ग्राम पंचायत मिलकर के जिला में एक एमपी को चुनते, फिर ये सभी एमपी मिलकर के एक प्रधानमंत्री को चुनते। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म बनता। ये जो किचकिच आप देखते हो ना, ये नहीं होता। ये छीछा लेदर, इतनी करप्शन, ये हाई लेवल के लोग, सबसे बड़ा करप्शन हो या जो भी घुसखोरी हो, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार ने एजुकेशन को कंपलसरी किया ही नहीं, है ना। तो आपको ग्राम पंचायत का ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, म्यूनसिपालिटी बीसी ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर है, आल्बी ताज ने स्पेन से कहा है। बहुत बढ़िया आल्बी, बहुत अच्छा बताया। चलो मेरा पढ़ाया काम आ रहा है, ये अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत क्लैप। क्योंकि देखो ये बारीकियां ना किसी को नहीं पता होती। आप अगर ये कहीं मंच पे बताओगे ना
तो लोग आपको समझोगे हाँ यार डीप स्टडी किया इसने। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आपने देखा होगा, काम, शिक्षा, कुछ वर्गों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। किसी को काम चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, तो ये आर्टिकल 41 में है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने जो स्क्रीन पे है उसको जल्दी से जल्दी रीड करिए एक बार। तो 42 कहता है कि मातृत्व यानी मैटरनिटी रिलीफ 42 में कहा गया है श्रमिकों के लिए 3 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। 43 में 43, 41, 43(1) और 43(b). याद रखिएगा 43 जो है ये मजदूरी आदि श्रमिकों के लिए इसकी बात की गई है। 43(a) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बोर हो रहे हैं सभी लोग। 43 याद रखिएगा सभी में श्रमिक या सहकारी समिति 43(b) में इसको बनाया गया है। आर्टिकल 14 समान नागरिकों, 44 जो है समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल या शिक्षा का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। समझे बच्चों? 45 में 6 वर्ष से कम, आपने देखा होगा ना आंगनवाड़ी चलते हैं बिहार में, खास करके आंगनवाड़ी, मतलब जो पिल्लू वाली खिचड़ी है वो 2 जगह खिलाई जाती है। आंगनवाड़ी में, कई जगह आंगनवाड़ी में तो खाना भी नहीं बनता है। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, वो मासूम बच्चे, उनमें भी खिलाने में करप्शन करते हैं लोग। कैसे लोग हैं इस, मोरली तो बिहार के लोग खत्म ही हो गए। नेताओं ने ऐसा जाल चुना है। तो वो 6 वर्ष से कम वाले आर्टिकल 45 में, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का ठेका किसमें है? सरकार का। वो ठेका दिया है पढ़ाने का सरकार ने, वो आर्टिकल 21(a) में है। 21(a) सब लोग भूल गए? तो बताओ तो 21(a) में क्या है? आपने सुना होगा बिहार में शराब बंद कर दी गई। किस कानून के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? क्या संविधान में ये वर्णन है? तो ये आर्टिकल 47 में कहा गया है नशीली पेय पदार्थ और दवाओं पर प्रतिबंध लगा सकती है राज्य सरकार। ठीक है, चलो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण सुरक्षा सुधार और वनों की तथा वन्य जीवों की सुरक्षा अगर हम देखें तो आर्टिकल 48(a) में है। क्लियर है ये चीज? 48(a) में, 48 के बाद आया है 48(a). क्लियर है ये चीज? यस, वेरी गुड। आर्टिकल 46 SC/ST या रिजर्वेशन की जो बात होती है वो यहां भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तैयारी आपका शिक्षा का अधिकार, बहुत बढ़िया। नंद मुकुंद, दयमंती देवी। चलो, क्या ये सेशन डेली कंटिन्यू कर दिया जाए? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर्स मैं पॉलिटी के पूरे पढ़ाऊंगा जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। सीधा समझो, आपको होल एंड सोल ये रिवीजन होगा पॉलिटी का। क्योंकि पुराने वीडियोस तो हैं ही मेरे, बट वो पुराने हो गए हैं। अब 49, 50, 51 एक झटके में यूं याद कर लो, एक साथ याद करो, तो कि कंफ्यूजन ना हो इसमें। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई चीज है, ठीक है, मान लेते हैं स्मारक है, तो उसको सुरक्षा देना है, उसकी प्रिजर्वेशन पे हमें ध्यान देना है, संरक्षण पे। यह आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का सुरक्षा। ठीक है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आपने देखा होगा डीएमएसपी को हाई कोर्ट में बुला करके कुत्ते की तरह हाई कोर्ट के जज झाड़ देते हैं। झाड़ना इन द सेंस उसको सुनाते हैं भला बुरा। क्यों? क्योंकि वो लोग काम ही करते हैं वैसा। ऐसा नहीं कि उनको शौक लगा है उनको सुनाने का, वो काम ही वैसा करते हैं। तो ये आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये यहाँ सुनाया गया। ऐसा रहता तो दोनों सांठ-गांठ कर लेते, या कुछ और इसका मिसयूज हो सकता था, या जो भी होता, लेकिन सेपरेशन किया गया है। कोई किसी से मेल जोल नहीं रख सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये। तो 50 याद रखिएगा। 49 स्मारक, 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्या समझ आया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें है? 51 में है बच्चों। हो गया ना? मौलिक कर्तव्य आ गए। अब हम लोग सोचो, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था 51 को मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह कमेटी। और कब लाया गया था इसको?
76 में, भूल तो नहीं गए। अब मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं ताकि आपको ये याद हो कि भारत के राष्ट्रपति, चूंकि हम लोग आ चुके हैं, अब आपको हिट लिस्टेड वो आर्टिकल्स देंगे जो आपको एकदम ही इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे आर्टिकल्स में से वही आर्टिकल्स याद भी रखने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आर्टिकल्स हमने सब के सब रखे हैं, लेकिन आप लोग बोर होने लगना तो जरूर बताना हमें, कल फिर से एक सेशन इसका ले लेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 में इनके बारे में, पोस्ट के बारे में है, आपको यहां दिख रहा होगा। अगला है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ क्या क्या कर सकती है, ये आर्टिकल 53 में है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अभी 2 साल पहले की बात है, साल 2 साल इलेक्शन हुए थे ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा प्रोविजन यहां पे है। क्लियर है ये चीज बच्चों? चलो बढ़िया है, रूस से लाया गया था, हाँ बढ़िया, ये तो समझदारी है आप लोगों में। 54 के बाद अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, वो यहां दिया गया है, योग्यता। क्लियर है? छोटा हो गया शायद, दिख नहीं रहा है ना, बड़ा कर दें? चलो बड़ा कर दिया हमने, दिख रहा है अब? चलो बच्चों दिख रहा है। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो ऐसा नहीं है जाकर के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेज देंगे कि सर आप हट जाइए अपने कुर्सी से, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसको हटाना हो सीरियसली तो महाभियोग लगाते हैं। बीएलएलबी का फॉर्म देखो, बीएलएलबी का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का है वो थोड़े दिन में आ जाएगा, और जो बच्चे क्लैट का इंतजार कर रहे हैं वो भी आ जाएगा दिसंबर में, चूंकि क्लैट का एग्जाम होगा, है ना। तो बीएलएलबी सरोज कुमार, आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक कर लो, बीएलएलबी की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो वहां मैं उस ग्रुप में दे दूंगा आपको, ठीक है। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट प्रोसेस, इंग्लिश में देखना चाहोगे आप लोग? कौन कौन लोग इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश या हिंदी टाइप करके जरूर लिखिए, बता दिया सरोज मैंने, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में आएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में 63 आर्टिकल में है। फिर उपराष्ट्रपति राज्य परिषद यानी जो राज्यसभा होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है, कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर है ये चीज? उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66। अब आप हो सकता है कि ये पूछो सर इसमें ट्रिक कहां है, तो सीधा याद रखो 52 से लेकर के आगे जो भी है वो केंद्र और उसके लोग के बारे में है। जैसे आगे आएगा सुप्रीम कोर्ट आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा, पीएम आएगा, अलग अलग चैप्टर्स है। तो आर्टिकल पटना में बीएलएलबी नहीं होता है भाई, सिर्फ एलएलबी होता है। और मैंने बीएलएलबी के लिए आपको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का बोला था कि आप चेक करते रहना, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप, भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान ये जो है 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। भारत के उपराष्ट्रपति और उनका चुनाव 66 तक आपने देखा था। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है आकस्मिकता में, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ये हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर देना सभी लोग। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को आप यहां समझो कि राष्ट्रपति को क्या क्या पावर हैं, क्या वो क्षमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो, देखो किसी के मृत्यु दंड को अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो माफ कर सकते हैं कंप्लीटली, मतलब वो फ्री हो जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति में ये पावर होता है, इसके अलावा कोई नहीं। मृत्यु दंड को अगर गया, उनको लगा ठीक है वो बहुत हाइनस क्राइम किया उसने, बहुत केस में आपने देखा होगा हमारे देश में तो फांसी नहीं दी जाती है, तो फिर भी ऐसा लगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी ही सुना दिया, है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर क्या उसको राष्ट्रपति ही बचा सकता है। जैसे आपने देखा था ना वो आतंकवादी था श्रीनगर का जिसको फांसी दी गई थी, क्या नाम था? गुरु, अफजल गुरु। अच्छा उसका नाम था गुरु, उसका भाई था उसका भी नाम गुरु था। ये सब नाम रखे हैं गुरु और काम करेंगे सब दुश्मन वाला। तो यही चीज है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जो आर्टिकल 74 में 74 में इसकी बात की गई है। क्लियर है ये चीज? देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले देख लो बच्चों।
ठीक है ना। चलो ये याद होना चाहिए आपको। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते हैं। मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान, ये 75 में है। मंत्रियों के लिए जो अन्य प्रावधान होते हैं वो 75 में। अब देखो, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे COM कहते हैं। सर राष्ट्रपति रोक सकता है, वेरी गुड। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे की जाएगी। ये सब आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। क्लियर है ये चीज? अभी तक कुछ ऐसा है जो आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता। 52 राष्ट्रपति, उनका इलेक्शन 54 में है, उनके महाभियोग हटाने वाला 61 में है, यही 3 पूछा जाएगा। फिर राष्ट्रपति 63 में है, उनका इलेक्शन 66 में है। और वो अगर आकस्मिकता में, अगर राष्ट्रपति बीमार पड़ गए या कहीं बाहर दौरे पे हैं तो उनका काम देखेंगे तो आर्टिकल 70 में ये बात कही गई है। जनरली ये होता नहीं है, कई बार जैसे राजेंद्र प्रसाद के टाइम में हुआ था ऐसा, तो ये प्रोविजन किया गया था। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने और सजा को निलंबित करने या फिर से बदलने की शक्ति 72 में। ये सब याद होना चाहिए, इसमें ट्रिक की जरूरत मुझे नहीं लगता है, अगर हो आपको पड़ेगा, आगे मैं दूंगा ट्रिक। मंत्रियों के लिए प्रावधान, ये सब आपने देख लिया। अब आ जाता है महान्यायवादी। अब यहां से आपको ट्रिक वाला सिलसिला मैं शुरू करता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रिक की जरूरत क्यों है। देखो, आप ये समझ लो कि केंद्र में जो एक पोस्ट है जिसे महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपने सुना होगा, अटॉर्नी जनरल सुना होगा, ये सब ऐसे पोस्ट हैं जो केंद्र में भी है और इसी के समान, मतलब इसी के इक्वल राज्यों के पास भी पोस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे यहां संसद का गठन होगा तो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, पता होना मांगता है, तो यहीं से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपको ट्रिक याद करना है क्योंकि इसमें से सवाल नहीं पूछेगा लेकिन आपको डेराइव करने आना चाहिए। भारत के महान्यायवादी 76 एकदम याद रखिएगा। 79 संसद के गठन के बारे में पहला आर्टिकल है। 80 जो है, पहला 80 आर्टिकल वो राज्यसभा, राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, इसके गठन की बात करता है। 80 वाला आर्टिकल पहले राज्यसभा के बारे में बात करता है। ठीक है। 81 अगर हम देखें तो हाउस ऑफ द पीपल, यहां लोगों के घर का नहीं, मतलब ये लोकसभा के बारे में, अगर उसके संरचना के बारे में बात होता है तो वो है आर्टिकल 81। संसद की दोनों सदनों की अवधि जो है वो 83 में है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन 85 में है। राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य परिषद मतलब क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट। सुन रहे हो बच्चों? क्या हो जाएगा राज्य परिषद मतलब? ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, सभी लोग सेशन लाइक कर रहे हो ना, ये एकदम ध्यान रखना है आप लोगों को, आप ही लोगों के ऊपर हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कतिपय दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्लियर है ये चीज? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बात समझ में आ रहा है ना? यस। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहां से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट करके रखा है। सारा आर्टिकल्स आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 395 भी रट गया। हाँ, रट जाओ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 93 तक आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला आर्टिकल याद रखना है। 108 कतिपय दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी राष्ट्रपति जो हर संसद के सत्र के बाद जो पहला भाषण देती हैं वो ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के जो एमपी हैं वो बैठे रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कतिपय दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया, एक स्पेशल प्रोसेस धन विधेयक के संबंध में। ठीक है ना? धन विधेयक की परिभाषा 110। बात समझ में आ रहा है आपको? यहां चीज आपको याद मैं दिलाना चाहूंगा कि जो बिल को हम सहमति देते हैं तो ये 111 में आर्टिकल की सहमति दी जाती है। डिफिनीशन ऑफ मनी बिल 110 आर्टिकल है इसका। आर्टिकल्स वाला ज्वाइंट सिटिंग 108 है। बार बार मेरे साथ आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। 543 मेंबर्स हैं, लेकिन 5 मेंबर चूंकि हम लोगों ने छोड़ दिया है तो कुल मिलाकर के अभी हमारे पास मेंबर जो हैं वो 543 ही बच जाते हैं। ठीक है,
और इसी पे इलेक्शन होता है। 2 एंग्लो इंडियन का काम तमाम हो गया। तो मनी बिल किस में है? आर्टिकल 110 में। हमारा बजट आने वाला है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कितना पैसा कहां से आया और उस पैसे को कौन कौन से हेड में खर्च करना है। मैम की भी क्लास होगी 5 बजे से, आप लोग आना चाहोगे या बस थक गए? बताओ जल्दी से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, ये हो जाता है 112। अप्रोप्रिएशन बिल 114 विनियोग विधेयक को कहते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग, अप्रोप्रिएशन बिल्स लाए जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बिल का प्रोविजन है वो 117 में। देखो याद करो सीधा डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को मनी बिल कह करके सर्टिफिकेट कौन देता है बताइए आप? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। बजट 112, ठीक है ना। असेंट टू बिल, जो बिल की सहमति दी जाती है वो 111 में है। अप्रोप्रिएशन बिल 114 और 117 स्पेशल प्रोविजन करोगे आप लोग मैम की क्लास, ठीक है। मैम की क्लास आप लोग जरूर करना अभी टाइम से आकर के। अब देखो यहां से 122 में एक प्रोविजन है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई में जांच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि संसद में अगर किसी ने किसी को गाली दे दिया तो वो संसद के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है। वो जो स्पीकर हैं या जो अध्यक्ष हैं वो बोल देते हैं कि ये नॉट रिकॉर्ड, नॉट फॉर रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड में नहीं डालते हैं, उसको काट देंगे। जो टाइप करता है वो भी काट देगा, जो रिकॉर्डिंग है वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? लोकसभा स्पीकर का पोस्ट सुजीत कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 122 ये जो है आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 123 है, अगर संसद का कोई सत्र नहीं है तो अध्यादेश जारी करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस अध्यादेश में क्या किया जाएगा? अध्यादेश में, ऑर्डिनेंस में वो बिल लाया जाएगा, फिर अगले संसद के सत्र में उसे पास करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, तुरंत अगला वाला सत्र। तो ये अध्यादेश वाली शक्ति कहां पे है? राष्ट्रपति की शक्ति, ये आर्टिकल 123 में है। क्लियर है ये चीज? कल से हम लोग, कल की क्लास जो पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्लास रहा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और आर्टिकल 395 तक हम लोग पहुंचेंगे, खत्म करेंगे। और 89 वाला फॉर्मूला थोड़ा देख लो आप लोग। जैसे मान के चलो कि यहां आप लोग देख रहे हो कि राष्ट्रपति के बारे में है आर्टिकल 52 में, तो यही चीज गवर्नर स्टेट में आएगा। आपको हम दिखाते हैं अभी। तो देखो आप, गवर्नर ऑफ स्टेट कितना में है? ये है 153 में, और वहां कितना था? 52 में। तो ये कितना हो गया? अगर हम देखेंगे तो ये 101 आर्टिकल बढ़ा। लेकिन अगर इसी चीज को, जैसे आप वहां देखोगे एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं और वहां निकालना है अटॉर्नी जनरल, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? -89 कर दो। तो 165 में से आप अगर 89 घटा दोगे तो कितना आर्टिकल आएंगे बताओ आप? 76। तो ये आ जाएगा अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? तो यही 89 है, जो कि वहां जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहां दिखेंगे। इसकी पीडीएफ ओके अभी मैं भेज दूंगा। इसी तरीके से एबोलिशन एंड क्रिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन इसके साथ जैसे आप ये भी देखोगे हाई कोर्ट ऑफ स्टेट 214 में है और 124, तो ये 90 में आ जाता है। अब ये 90 क्यों हुआ है, कहीं कहीं 90 और कहीं 89, 89 क्यों है, ये भी हम आपको कल बता देंगे। एक आर्टिकल कहां बढ़ गया है, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना ये चीज? आपको एकदम ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर हो जाएगा, आपको कल हो जाएगा। तो 89 का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे आर्टिकल्स केंद्र और राज्य के निकल के आ जाएंगे। अभी मैंने एग्जांपल एक दिया आपको अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय फॉर नाउ।